सभी साथियों को नमस्कार और जय मूल निवासी। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है और इस वक्त मेरे को जो हमारा संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी का जिम्मेदारी मुझे दिया है और मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को आज़ाद करने का और आप लोगों का सरकार बनाने का। तो उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूं और आज मैं आप समस्त जो अगुए लोग हैं आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ में अपने लोगों को जुटाए हैं और ये जो मेहनत है आप लोगों का बहुत जल्दी रंग लाने वाला है और हम लोग मिलकर इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो अपनी बातों को रखने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना पसंद करूंगा मैं। तो ये बातें क्या हैं? ये बातें हैं समझदारी का, ये बातें हैं तर्क का। हम लोग आज आप लोगों को क्यों एकत्रित किए हैं कि हम कुछ बातें जब आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग तर्क कर सकते हैं। तो तर्क और होशियारी का एक बहुत ज़बरदस्त संबंध है। हमारे लोग इस बात में ध्यान नहीं देते हैं। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे दिनेश जी हैं, दिनेश भगत साहब हैं, ये मिडिल स्कूल के मास्टर रह चुके हैं। आप लोगों को ये बात किसी को नहीं पता, कैप्टन साहब का भी आपको भी पता नहीं होगा। ये जो दिनेश साहब हैं ये मिडिल स्कूल के मास्टर रह चुके हैं, रेगुलर शिक्षक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे थे और आप लोगों के प्यार के वजह से ये नौकरी को छोड़ छाड़ के इधर आ गए और लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो ये मुझे एक घटना बताए थे, वो घटना मैं बता रहा हूँ। तो ये पढ़ाने गए अपने स्कूल में, बच्चे के पास में एक सवाल पूछे। मैं तर्क और ज्ञान की बातें बता रहा हूँ कि तर्क करना, ज्ञान की बातों को समझना कितना ज़रूरी है। तो बच्चे से सवाल पूछा मैडम कि ये जो हवा होता है ये आता है कि आती है। अब बच्चा मध्य प्रदेश का, अब वो दिमाग लगा रहा है, तर्क कर रहा है, हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अब उसको समझे में नहीं आ रहा है। तो जवाब देना था, क्योंकि हम लोग के समय में जो मास्टर लोग बहुत कूटते थे हम लोग को, तो उस बच्चे को जवाब देना था। तो क्या जवाब दिया वो आप बातों को समझिए, सुनिए। वो बोला हवा ना आती है ना हवा आता है, हवा तो आवेला। अब मास्टर तुम समझते रहो कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई तर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों को भी इस घटना से पहले ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि हवा स्त्रीलिंग में आता है कि पुल्लिंग में आता है। पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब ये जो विषय है, अब मैं भी नहीं जानता हूँ कि हवा जो होता है स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है। लेकिन इसमें टोटल बात क्या है कि वो बच्चे की बुद्धिमत्ता कि वो जवाब कैसा दे रहा है, उठ खड़ा होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर मैं गलत बोल दूंगा तो फिर मास्टर मेरे को थोड़ा सा सजा देगा। हम लोगों के टाइम में चिंगा बैठना, घुटना टेकना, कुटाई पड़ रही, आम बात था हमारे पढ़ाई के समय में। तो ये जो तर्क है, ये तर्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास में आप जब कॉन्शियस रहते हैं, जब आप सचेत रहते हैं, उस दरमियान में कोई भी आदमी आपको कुछ बातों को बोलेगा, उसी दरमियान में तर्क को इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे अपना तर्क को ना, तो आप बाहर निकल जाएंगे, बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। तो उस बच्चे की तरह आप लोगों को होशियार बनना है। तो अभी भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो हम लोग इसमें रह रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑपरेट कैसा होता है। अभी देखिए, अभी जैसे हमारे इधर प्रकाश साहब हैं, साहब आपको अगर गाड़ी कैसा चलता है इसका सिस्टम नहीं पता है तो इनके साथ में क्या हो सकता है। जैसे जो कार गाड़ी होता है उसमें एक लाइन में 3 ठू उसमें वो रहता है, EBC बोलते हैं, उसमें एक्सीलेटर रहता है, ब्रेक रहता है, क्लच रहता है, एक ही लाइन में रहता है। और इस बंदे को पता नहीं कि सिस्टम कैसे काम करता है और इसको चढ़ गया चस्का गाड़ी चलाने का और गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठ गए और वो चला रहे हैं। अब जहाँ पे साहब को ब्रेक मारना है वहाँ पे एक्सीलेटर मारेंगे तो क्या होगा? हम तो जाएंगे सनम तेरे को भी ले जाएंगे, ऐसा वाला मामला होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है तर्क, इसको समझना, सिस्टम को समझना, जहाँ पे हम लोग हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में क्या है कि जो आप लोगों को गुलाम बनाया, समाज की व्यवस्था के बारे में आप लोगों को जानने का मौका नहीं दिया। आप लोग हैरान हैं, मैं भी हैरान था। आप लोगों को बिल्कुल जानने का मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिलता तो आप लोग तर्क के आधार पे अपना बुद्धि लगाते, जैसे उस बच्चे ने लगाया, और आप लोग उसकी गुलामी से बाहर निकल चुके होते। इसलिए आप लोगों को जानने का मौका ही नहीं दिया।
अभी जैसे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है खड़ी व्यवस्था है। हमारे पौलुस साहब ने बताया कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होता है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय होता है, तीसरे नंबर वैश्य होता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे शूद्र होता है। तो बहुत सारे लोग आजकल क्या बोलते हैं कि आदिवासी लोग शूद्र होते हैं। आदिवासी शूद्र नहीं है, आदिवासी तो जंगल में रहता था, उसको आउट ऑफ कास्ट बोला गया है। ये भारत की व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पूरे 202 देश हैं, विदेश की बात कर रहा हूँ, 202 देश हैं, उसमें जाति व्यवस्था नहीं है, भारत में ही है। अब आप लोगों को तर्क लगाना है उस बच्चे की तरह कि जब विदेश में 200 देशों में जाति की व्यवस्था नहीं है तो भारत देश में ही जाति की व्यवस्था क्यों है? आपको तर्क लगाना पड़ेगा। आप तर्क लगाएंगे तो आप उस बीमारी तक पहुंच पाएंगे। तो जाति व्यवस्था बनाने के पीछे ब्राह्मण लोगों ने एक दिमाग लगाया। उनको पता था कि हम लोग विदेशी लोग हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि उन लोग विदेशी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप लोगों को वर्ग के आधार पर रखा। पहला विभाजन और अज्ञानता। आपको विभाजन परोसना, आपको अज्ञानता परोसना, ये दो हथियार है ब्राह्मणों का। तो सबसे पहले आपको विभाजन परोसा, उन्होंने वर्गों में बांटा। उसके बाद में उन्होंने आपको 6743 जातियों में बांटा। बंटने के वजह से क्या हुआ, जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ते चले गए, हमारे आपस में फूट बढ़ता चला गया, हम इकट्ठा हो नहीं पाए। इकट्ठा नहीं हो पाने की वजह से जो ज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, हम उसको कभी जान ही नहीं पाए। अगर इकट्ठे होते तो बहुत सारी बातों को समझते। अलग अलग हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पे तर्क लगाने की ज़रूरत है आप लोगों को। यहीं पे तर्क लगाने की ज़रूरत है कि पूरा जो विदेश है वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ग व्यवस्था नहीं है, भारत में ही क्यों है। तो जब आप ऐसा दिमाग लगाएंगे तो आपको बीमारी पकड़ में आ जाएगा कि ये जो ब्राह्मण हैं, ये विदेशी हैं, ये 3.5% हैं, और 3.5% संख्या के आधार पे जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मैडम जी गांव का वार्ड पंच चुन नहीं सकते उन लोग 3.5 के आधार पे। आप लोगों के गली में जब वार्ड पंच का चुनाव होता है तो कितना वोट गिराना पड़ता है? 15, 20, 50, 100, 200 वोट गिराना पड़ता है कि नहीं गिराना पड़ता है? तो इन लोग 3.5 वोट के आधार पे उन लोग गांव का पंचायत नहीं चुनाव कर सकता, लेकिन आपको वर्गों में विभाजित करके, आपको जातियों में विभाजित करके और आपको अज्ञान रख के ये देश की पंचायत का सरपंच चुन रहा है। तो इन्हीं लोग क्यों सरपंच चुनने के लिए अकबकाया पड़ा हुआ है? क्योंकि देश की पंचायत का सरपंच चुनता है, उसके बाद में वहां से आपके विरोध में कानून बना के आपको गुलाम बनाता है। ये है व्यवस्था। मैं जो आप लोगों को बोला कि अगर व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो व्यवस्था आपको बर्बाद कर देगा। जैसे मैंने प्रकाश साहब को बताया कि आप अगर कार चलाने के लिए आप अगर बैठे हुए हैं और अगर आपको कार कैसे चलता है सिस्टमेटिक तरीक़ा से अगर वो नहीं जानेंगे तो एक्सीलेटर की जगह ब्रेक, ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर, तो कांड होना 200% गारंटी है। और यही वजह है कि आज सामने वाला गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और आप अनजाने में उनके गुलाम हुए पड़े हुए हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है। और दूसरा जो व्यवस्था है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में दिल्ली के सांसद से आपके विरोध में कानून बनता है और उस कानून का जो अमल है ये आपका यहाँ पे कलेक्टर करता है, अमल करवाता है। अभी जैसे प्रचार में क्या है, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। व्यवहार में क्या हो रहा है, जल जंगल जमीन का मालिक अडानी और अंबानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जल जंगल जमीन का मालिक कलेक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। प्रचार क्या है, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, और व्यवहार में देखिए आपका जमीन को जिला प्रशासन जसपुर के द्वारा लूटने का काम किया जा रहा है। षड्यंत्र बता रहा हूँ, गंभीरता से सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना। उसके बाद में प्रचार क्या किया गया, दूसरा प्रचार किया गया कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। ऐसा प्रचार किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। और जब आप जंगल लकड़ी लेने जाते हैं तो आपको नाका पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? तो प्रचार कैसा होना चाहिए था, जल जंगल जमीन का मालिक नाका है, ऐसा होना चाहिए। प्रचार क्या हो रहा है, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, मतलब आप लोग हैं। जब आप लोग मालिक लोग जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए तो पकड़ कौन रहा है?
तो ये धोखा है कि नहीं है? अच्छा एक बात सही बताओ, इससे पहले आप लोग ऐसा दिमाग लगा पा रहे थे कि नहीं लगा पा रहे थे? ऐसा भी कोई बातें हो सकता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप निरंतर भारत मुक्ति मोर्चा की मीटिंग में बैठेंगे ना, तर्कशील आप बन जाएंगे उस बच्चे की तरह। हवा ना आती है ना हवा आता है, हवा तो आवेला है ना। तो ऐसा लोग सीख जाएंगे। तो मीटिंग में बैठना बहुत ज़रूरी है। अब सही बताओ, इस मीटिंग में बैठने का वैसे फ़ायदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं अपनी बातों को बंद करूं? समझ में आ रहा है ना? ये मैं चेक करने के लिए पूछ रहा था। ऐसे ही बहुत सारा आपके विरोध में प्रचार है, बहुत सारा आपके विरोध में प्रचार है। उसके बाद में आपका सत्यानाश कर दिया गया। एक और बिल्कुल समाज में एक बहुत ही मशहूर और कहावत है ना? क्या मशहूर कहावत है? पढ़ोगे लिखोगे होगे होशियार और खेलोगे कूदोगे तो खराब। एक विराट कोहली नाम का बामन है, एक विज्ञापन का 5 करोड़ रुपया लेता है। 5 करोड़ रुपया सही है कि खराब है बताइए? ये जो आईपीएल में जो क्रिकेटर्स लोग क्रिकेट खींच रहा है, मतलब कि आईपीएल के अंदर में जितने भी जो खिलाड़ी लोग हैं सब ब्राह्मण लोग हैं। रोहित शर्मा ब्राह्मण है, विराट कोहली ब्राह्मण है। ये लोग क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलने के एवज में ये लोग मशहूर होता है, टेलीविज़न में उसको दिखाया जाता है। एक सामान का विज्ञापन करने के एवज में 5 से 10 करोड़ ये लोग एंडोर्समेंट का चार्ज लेता है। तो एक आदमी नौकरी करने के बाद पूरा जीवन भर 10 करोड़ कमा नहीं सकता है कि कमाता है मैडम जी? नहीं कमा। वो 5 सेकंड 10 सेकंड के विज्ञापन में 10 करोड़ कमा रहा है। और प्रचार में क्या है कि खेलोगे कूदोगे तो नहीं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो 10 करोड़ कमाना 5 सेकंड में खराब है क्या? आप लोगों को तो ऐसे ही बोला गया। तो हमारे जो बच्चे लोग हैं, मैं समाज में क्या चलन है, समाज में और प्रशासन, दो ही बात बताऊंगा कि समाज में क्या चलन है, प्रशासन में क्या चलन है और इस षड्यंत्र को कैसे समझ पाएंगे। मैं दो ही बात के ऊपर मैं बात रखूंगा। बहुत सारा बात करने से क्या है ना, कन्फ्यूजन आ जाता है। अरे वो क्या बोला, ये बोला। दो ही चीज़, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे क्या षड्यंत्र शासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। 5 मुद्दे के ऊपर में बात करेंगे, उसके बाद में ख़त्म करेंगे बात को। बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं बताऊंगा, थोड़ा बात बताऊंगा, समझ में आना जरूरी है। मैं बहुत भाषण दे के गया, आपको समझ में नहीं आया, मतलब क्या है? मैं अगर कम बातें बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, तो मेरा बोलना सफल होगा। इसलिए मेरी आदत है बहुत ज़्यादा ना बोल के कम बातों को बोलना, ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जो प्रचार है, इस प्रचार के वजह से हमारे बच्चे लोगों ने कभी भी इंटरनेशनल मैदान में कैसे पहुंचा जाए कभी दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि बचपन से उस जगह ना पहुंचने के लिए उन्होंने जहर डालना शुरू किया। जहर डालना शुरू किया, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया। और हमारे लोग पूरे माता पिता लोग क्या बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, पढ़ो में भी हमने कौन सा शिक्षा पद्धति पढ़ाना, उसमें दिमाग ही नहीं लगाया। शासन में बैठा हुआ लोग हमारे आपके बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान लगाया, वो पाठ्यक्रम आपके बीच में लाया। उस पाठ्यक्रम में होता क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, थाली पकड़ के दोपहर का भात का इंतजार करता है, और उस स्कूल का मास्टर को सर्वे के लिए गाँव में भेजा जाता है। अब आपका बच्चा ऐसा स्कूल में पढ़ेगा तो होशियार बनेगा क्या? प्रचार में क्या है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, और स्कूल में क्या करवा रहे हैं, बच्चे लोगों को भात खिलाया जा रहा है और मास्टर को स्कूल से बाहर भेजा जा रहा है। आपका बच्चा होशियार बनेगा क्या? इसीलिए मैंने शुरू में बोला आप लोगों को तर्क करना पड़ेगा। मैंने शुरू में बोला तर्क करना पड़ेगा। अगर तर्क करते तो बचते कि नहीं बचते? अगर हमारा बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो होशियार बनेगा, तो स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। और इसके पीछे जो षड्यंत्र कौन कर रहा है वो भी हम पकड़ नहीं पाए। तो ये संविधान लागू होने के बाद में भी निरंतर चलता ही रहा मामला, इतना भयंकर मसला है। उसके बाद में जब इस टाइप का बात हुआ, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो हमारे जो बच्चे लोग बहुत अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो हमारे बच्चे लोग गांव के मैदान के अलावा वो स्टेट के मैदान तक भी नहीं पहुंच पाए। जबकि मैं टीवी में देखता हूं जो ब्राह्मण खिलाड़ी लोग हैं, उनको एक चोट लगता है तो उन लोग ना एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते, अस्पताल में। और हमारा जो यहाँ का जो नौजवान है वो नंगे पैर हॉकी खेलता है, और हॉकी का जो बॉल होता है इतना टाइट होता है ना, लगता है तो ऐसा लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएगा।
उसके बाद में हमारे जो नौजवान को इधर का जब लगता है आसपास में, तो सुप्रिया साहब आप गेंदा खेलें कि नहीं खेले हैं? सर, लगता है बहुत भयंकर। उसके बाद में हमारा आदमी जब लगता है तो क्या बोलता है? ऐसा बोलता है ना। ये हमारा आदमी उस बोलता है, उसको अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। और उसको क्रिकेट का नाजुक बॉल जब उसके ऊपर लग जाता है तो एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। ताकतवर कौन है? ताकतवर हमारे नौजवान लोग, मूल निवासी नौजवान लोग हैं कि वो ब्राह्मण के बच्चे लोग हैं। तो ताकतवर हमारे मूल निवासी बच्चे हैं, तो इंटरनेशनल मैदान में क्यों खेलने को नहीं दिया जा रहा है? षड्यंत्र समझ में आ रहा है? तर्क करो यार, बुद्धि इसीलिए मिला है, तर्क करना है। तर्क नहीं करेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे बीमारी। क्योंकि अगर हमारा बच्चा इंटरनेशनल मैदान में खेलेगा तो 10 सेकंड में 10 करोड़ कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। तो विदेशी ब्राह्मण षड्यंत्र कर रहे, वहां जाने देगा? कहाँ जाने देंगे? तो ये जो जितना भी जो समाज में जो षड्यंत्र बना हुआ है, षड्यंत्र के तहत आप लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है, और बाहर आप लोग को खुद निकलना पड़ेगा। आप लोग ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि कोई बाहर से आएगा फिर हमको निकालेगा। ऐसा कोई दुनिया में सिस्टम है नहीं। मैं पिछली बार सभा लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि और करील को चुराने वाला आदमी अलग होता है, समस्या का निर्माण करने वाला अलग है, और उसका समाधान करने वाला अलग होगा। और अलग कौन होगा? आप लोग होंगे। अगर आप लोग उम्मीद करेंगे कोई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल्ली के सांसद भवन से और जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा आप लोगों के ज़िंदगी में समस्या पैदा किया जा रहा है। और जब इस तरह की मीटिंग में नहीं बैठे रहने से हम समस्या का पड़ताल भी नहीं कर सकते, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है ऐसा। लेकिन जब ऐसा मीटिंग में बैठते हैं तो हम लोग उस साजिश को समझते हैं, षड्यंत्र को समझते हैं। तो हमने समझा उनकी साजिशों को, उनकी षड्यंत्रों को, और हम लोग आज आप लोगों के बीच में दोबारा आए हुए हैं ताकि आप उनकी साजिश और षड्यंत्र को समझ सकें। आप लोगों को समझ में आया ना? ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो अब चलो, दुश्मन का तो आप लोगों का हो गया कि भाई कौन दुश्मन है, कैसे षड्यंत्र कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब कैसे बचना है इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मामला। तो हमारे पास में इनसे बचने के लिए 3 रास्ता है। अब 3 रास्ता का उपयोग करेंगे। पहला रास्ता क्या है कि हम पूरे भारत के जो हमारे 100 करोड़ मूल निवासी हैं, हम दुश्मनों की साजिश और षड्यंत्र आपके खिलाफत काम करने वाली तमाम बात को बताएंगे, और हमारा आदमी समझ जाएगा तो 100 करोड़ लोग एक साइड में हो जाएगा और 3.5% विदेशी ब्राह्मण एक साइड में हो जाएंगे। और मैंने बोला कि 100 करोड़ लोगों के बीच में जो 3.5% जो लोग हैं, ये लोग गांव का वार्ड पंच नहीं बना सकता है तो देश की पंचायत का सरपंच नहीं बना पाएगा। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है कि हम लोगों को ईमानदारी से चुनाव करा के हम लोगों को अपने लोगों की सरकार बनाना है। ये दूसरा रास्ता है। तो यहाँ पे एक तीसरा और समस्या है कि चुनाव के रास्ते में ईमानदारी, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ईवीएम के माध्यम से वोटों का घोटाला हो रहा है। और अभी चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई है हमारे छत्तीसगढ़ में, और अब ये चुनाव होने वाला है। आप अगर ईवीएम से ही वोट करोगे तो क्या होगा? वोट का चोरी होगा। कौन जीतेगा? वही ब्राह्मण लोग जीतेगा। जीत के दिल्ली के सांसद में कब्जा करेगा और आपके विरोध में फिर से कानून बनाएगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों के विरोध में फिर से कानून बने, आप पूछा रोकने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। तो इनको रोकना पड़ेगा, और इनको रोकने के लिए पोलिंग बूथ की कमेटी बनाना पड़ेगा। पोलिंग बूथ की कमेटी में एक पोलिंग बूथ में कम से कम 20 आदमी लोग रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग रहेंगे। आप लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर में जाना है, वोट देने जैसा होना है, और ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना है। 2 ही रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता गुलामी का है, और गुलामी बहुत बुरा लगता है, और आप लोग महसूस कर रहे हैं। गुलामी दुनिया का सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बुरा चीज़ है। इसीलिए हमारे आंदोलनकर्ता साथी लोग बोलते हैं 100 साल गुलामी की ज़िंदगी जीने से बेहतर एक दिन आज़ादी की ज़िंदगी जीना सबसे खास है, सबसे बेहतर है। एक दिन आज़ादी की ज़िंदगी जीना। तो आज़ादी फोकट में नहीं मिलता है, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। और लड़ाई कैसे लड़ना है?
शक्ति के आधार पे। अगर आपको उड़ उड़ के लड़ने की आदत है, शक्ति है, तो आप उड़ उड़ के लड़िए। अगर आपको दौड़ दौड़ के लड़ने की आदत है, शक्ति है, तो दौड़ के लड़िए। और आपको अगर चल के लड़ने की शक्ति है तो चल चल के लड़ाई कीजिए। और अगर आपकी शक्ति घिसट घिसट के भी अगर लड़ाई करने की है तो घिसट घिसट के भी लड़ाई करना है, लेकिन शांत नहीं बैठना है। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ। जैसे शक्ति वैसे लड़ाई लड़ना है। एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग जाता है, ये कहानी है। जंगल में आग लग जाता है तो बहुत सारे होशियार लोग जंगल को बुझाने में, जो आग लगी है उसको बुझाने में बहुत प्रयास कर रहे थे। तो उसमें एक छोटी सी चिड़िया, जिसको आप लोग बोलते हैं लिटिया चिड़िया, छोटी सी चिड़िया देख रही है कि जंगल में आग लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लेता है, थोड़ा सा पानी लेता है। उसके बाद में वो जंगल में जो एकदम पूरा आग लगा हुआ है, भीषण आग लगा हुआ है, उसमें एक बूंद पानी जाके छोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं उन लोग बोलते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, अरे इतना सा पानी से क्या होगा, ऐसा बोल के हंसते हैं। तो छोटी सी जो लिटिया चिड़िया है वो खड़े होकर जो तमाशा देख रहे हैं उन लोगों को बोलती है, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी हुई थी तो मैंने खड़े होकर तमाशा देखने वालों के लाइन में था। ऐसा इतिहास नहीं लिखा जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल में आग लगी थी और बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा उसमें योगदान और हिस्सेदारी लिखा जाएगा कि मैं भी इस आग को बुझाने के लिए प्रयास की थी। मामला शक्ति का नहीं है, मामला आपकी भागीदारी का है कि आप लोग कितना भागीदारी यहाँ ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये लड़ाई को उड़ उड़ के लड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत है आप अपनी शक्ति के आधार पे जब आप उसमें हिस्सेदारी लेंगे, वो हिस्सा महत्वपूर्ण है। डरेंगे तो नहीं ना? नहीं डरेंगे सर, कहाँ। जे हर डरालक से हर मरलक, ऐसा डायलॉग है कि नहीं है? जो डर गया सो मर गया। डरा हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी में कोई फर्क नहीं है। ऐसा लोगों को हमारे गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, धरतीक बोझ आदमी। कैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि लोग आपको धरतीक बोझ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना? तो हम लोग को लड़ाई लड़ना है और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना है और हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। भरोसा रखिए। क्यों भरोसा रखिए? क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है।